नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएल के बारे में, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने केसीएल के बारे में सीखा और उससे रिलेटेड एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया। चूँकि हम लोग केवीएल के बारे में जब सीख लेंगे तो केवीएल और केसीएल पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कितने प्रकार के बनते हैं उनके लिए एक लेक्चर में उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं केवीएल का, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गस्टो रॉबर्ट किरचॉफ के बाद वोल्टेज लॉ और करंट लॉ को किरचॉफ्स लॉ के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो लॉज हैं बेसिकली डीसी सर्किट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसे हम कह सकते हैं किरचॉफ का विभव नियम। तो देखिए, जैसे हमने केसीएल में देखा कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, या उसको हमने इस तरीके से भी देखा कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उसी बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। इसी तरीके से किसी परिपथ में, किसी क्लोज्ड पथ में, क्लोज यानी बंद परिपथ में या बंद पथ में बंद पथ में विभवांतरों का जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, तत्वों के सापेक्ष विभवांतरों का तथा उसमें प्रयुक्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। लेकिन किरचॉफ का वोल्टेज नियम का स्टेटमेंट जानने से पहले कुछ चीज़ें इसमें जानना जरूरी है। आइए पहले उसको सीख लेते हैं। इसको जानने से पहले हमें जानना जरूरी है मेश और लूप के बारे में। लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। तो देखिए, मेश होता है एनी इंडिविजुअल क्लोज्ड पाथ। चलिए बस इतना ही जानते हैं, सीखते हैं। एनी इंडिविजुअल क्लोज पाथ, एक ऐसा इकलौता क्लोज पथ यानी बंद पथ, उसी को क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में इसको कहे कि एक ऐसा लूप या एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें कोई दूसरा क्लोज पाथ न हो, उसे क्या बोलेंगे, मेश बोलेंगे। हिंदी में लिख लेते हैं इकलौता बंद पथ। बंद पथ। अब लूप क्या है? लूप एनी क्लोज्ड पाथ is known as loop। कोई भी बंद पथ, किसी भी बंद परिपथ को या बंद पथ को लूप के नाम से जाना जाता है। तो हमने दो चीज़ें सीखी, दो परिभाषाएं सीखी, लूप और मेश। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं कि मेश क्या होता है, लूप क्या होता है। मेश एक्चुअली आपने तो डेफिनेशन देख लिया, लेकिन इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मेश क्या है, एक इंडिविजुअल क्लोज पाथ है।
जबकि लूप क्या है, ये एक क्लोज पाथ है। तो मेश के अंदर इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, इकलौता क्लोज पाथ है। इकलौता क्लोज पाथ होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, जबकि लूप में ऐसा नहीं है। एनी क्लोज पाथ इज नोन एज लूप, यानी इसके अंदर दूसरा क्लोज पाथ भी हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि एनी क्लोज पाथ इज नोन एज लूप। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज ये एक क्लोज पाथ है, माना क्लोज पाथ ए बी सी और डी है। तो क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मेश है। मेश क्यों है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल क्लोज पाथ है, एक इकलौता क्लोज पाथ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मेश। लेकिन इसे हम लूप भी कह सकते हैं कि ये एक लूप भी है। क्यों, क्योंकि ये एक क्लोज पाथ है। ये बात अलग है कि ये इकलौता है, लेकिन क्या है, क्लोज पाथ है, तो ये मेश भी है और लूप भी है। अब देखिए क्या किया हमने, इसमें एक हमने और बढ़ा दिया, तो इसको मान लिया ई एफ। तो बताइए, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें दो लूप हो गया। अब इसमें देखिए मेश कितना हुआ, दो इंडिविजुअल क्लोज पाथ, एक ये हो गया, तो ये भी मेश हो गया, इसको मेश 1 दे दीजिए, इसको मेश 2 कह दीजिए। तो दो मेश हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन अगर बात की जाए मेश की, देखिए यहाँ मेश की बात की जाए तो ए बी सी डी, और दूसरा मेश क्या है, बी ई एफ और सी। देखिए बी ई एफ सी, ए बी सी डी, ए पूरा क्लोज पाथ का नाम लिखते हैं और इसके बाद बी। तो हमारे पास दो क्लोज पाथ हुए, दोनों इंडिविजुअल क्लोज पाथ हैं, इसलिए क्या हो गया, मेश हो गया। लेकिन अब अगर बात की जाए लूप की, तो देखिए मेश है, ये लूप तो होगा ही, तो ये भी एक लूप है, तो लूप 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया। लेकिन अगर बात की जाए कि इसमें देखिए लूप एक और बन रहा है, एक ये पूरा वाला देखिए लूप बन रहा है जिसमें दो मेश हैं, तो ये भी तो क्या है, ये भी लूप है। तो यहाँ हम लिखेंगे लूप्स के बारे में। लूप क्या है, देखिए ये तो होगा ही ए बी सी डी ए, और दूसरा बी ई एफ सी बी, ये भी है। तीसरा लूप क्या हो सकता है बताइए, ए बी ई, ए बी ई एफ सी डी ए, ये पूरा एक क्या हुआ, ये भी एक क्या है, लूप है। अब इस लूप में क्या है, दो पथ है, दो इंडिविजुअल पथ हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसको फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे, जी और एच, तो कितने मेश हो गए, देखिए यहाँ पे मेश की संख्या क्या हुई, 3 हो गई। मेसेस की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कैसे 3 हो गई, क्योंकि इसमें 3 इंडिविजुअल पाथ हो गए। लेकिन अगर बात की जाए लूप की, तो लूप कितने हो गए, देखिए 1 2 3, जैसा कि 1 2 3। अब ये एक बड़ा वाला लूप हो गया, तो बड़ा वाला लूप को भी लिख लेते हैं, ए बी ई जी एच एफ सी डी ए, ये बड़ा वाला लूप हो गया। देखिए ये पूरा बड़ा वाला लूप, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। लेकिन क्या 4 होंगे, नहीं, देखते हैं। एक देखिए, एक लूप तो ये भी है, ये भी तो एक लूप है, तो एक लूप हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, जैसा कि ये हमने लिखा है। एक लूप ये भी आ रहा है, तो ये भी तो लूप होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ई जी एच एफ सी और बी लिख लेंगे।
ये एक लूप हो गया, 2 मेश का ये एक लूप हो गया। अब एक लूप जो एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है उसको लिख लेते हैं E, G, H और F। तो टोटल देखिए इसमें टोटल लूप कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लूप हुए। लेकिन मैसेज की संख्या कितनी हुई बताइए, टोटल 3 हुई, E, G, H, F, E। मैश की संख्या कितनी हुई, ओनली 3, जबकि लूप्स की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंतर समझ में आया होगा कि मैश क्या है और लूप क्या है। मैश क्या है, इंडिविजुअल क्लोज पाथ, वेयर एज लूप इज द क्लोज पाथ, ओनली क्लोज पाथ। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लूप मैश होगा, कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक मैश लूप होगा, ये तो जरूरी है। तो क्या कह सकते हैं कि मैश will always be a loop, mesh will always be a loop, whereas loop may or may not be a mesh। देखिए कह रहा है कि मैश लूप हो सकता है, लेकिन लूप में और मे नॉट भी, मतलब ये जरूरी नहीं है। मैश लूप मैश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हो सकता है तो कैसे, जैसे 1 2 3, 3 लूप, 3 मैश थे, तो देखिए तीनों मैश क्या हैं, लूप हैं। लेकिन क्या लूप, ये जो लूप हैं ये मैश हो रहे हैं, बाकी जो 3 बचे हुए हैं ये मैश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैश लूप हो सकता है, जबकि लूप जरूरी नहीं है कि मैश हो। मैश हो भी सकता है, मैश नहीं भी हो सकता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था लूप का और मैश का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पे। तो केवीएल का स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या कह रहा है, इन एनी मैश और लूप। हमने मैश और लूप को डिफाइन करके यहाँ पे लिखा है कि मैश और लूप में, किसी भी मैश या लूप में, या आप ये कह सकते हैं और इन एनी क्लोज्ड पाथ, किसी बंद पथ में, इन एनी मैश और लूप the algebraic sum of, in any mesh or loop, the algebraic sum of all the voltage drops algebraic sum of the voltage drops across, यहाँ ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, across each elements and EMFs are equal to 0।
अभी इसको हिंदी में देखते हैं, इसके बाद इसको एक बार समझेंगे, इलेबोरेट करेंगे। कह रहा किसी मेश या यह है ये या लूप में तत्वों के सापेक्ष, यहाँ पे कर देंगे सभी तत्वों के सापेक्ष, सभी तत्वों के सापेक्ष विभवांतर तथा विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसको समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी मेश या लूप में किसका सम, जैसे केसीएल में था मिलने वाली धाराओं का एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, उसी तरह यहाँ पे क्या है, किसी क्लोज पथ में वोल्टेजेस ड्रॉप्स का यानी विभवांतरों का एल्जेब्रिक सम तथा उसमें लगे हुए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का, यानी जो उसमें सोर्स लगे हुए हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। या किसी मेश या लूप में सभी तत्वों के सापेक्ष विभवांतर तथा विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक सिंपल सर्किट लेते हैं समझने के लिए। सपोज इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। ये R1 है, R2 और R3। चूँकि तीनों क्या है, सीरीज में है, इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है I, तो तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में होने की वजह से क्या होगा, तीनों के सापेक्ष विभवांतर अलग अलग होगा। तो इसको मान लेते हैं प्लस माइनस I इंटू R1 प्लस माइनस I इंटू R2 प्लस माइनस I इंटू R3। चूँकि हमने यहाँ प्लस और इधर माइनस क्यों लिया, क्योंकि करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो R1 के सापेक्ष वोल्टता है या विभवांतर है वो क्या है, V1, इसको V2 मान लीजिए और इसको मान लीजिए V3, ये V है। तो हम देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी क्लोज पथ में या किसी मेश या लूप में वोल्टेज ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम और इसमें लगे विद्युत वाहक बल का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी सम ऑफ I इंटू R, यानी वोल्टेजेस ड्रॉप्स का प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs का सम क्या होगा, 0 होगा। ये कह रहा क्या, KCL का स्टेटमेंट कह रहा है। अकॉर्डिंग टू KCL ये होगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे ऐसे, तो क्या हो रहा है, कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है। देखिए ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी को हमने लिया प्लस माइनस। अब ये यहाँ से
ये R1 है प्लस माइनस, फिर ये R2 है प्लस माइनस, ये R3 प्लस माइनस। अब इसको हम सर्किट बना के कनेक्ट भी कर देते हैं। अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज के फॉर्म में सारी चीज़ें लें, ये सर्किट है, वोल्टेज के फॉर्म में सारी चीज़ें लें, तो ये क्या है, ये है V, ये है V1, ये है V2 और ये है V3, ये हो जाएगा। तो वोल्टेज के फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, ये सर्किट कुछ ऐसा प्रतीत होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू KVL क्या हो जाएगा, KVL के अनुसार V, चूँकि इधर से हम चल रहे हैं, इधर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, तो V नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या लिखेंगे V। अब ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, V माइनस V1, फिर इधर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो माइनस V2, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस V3 इक्वल टू 0। ये कहता है आपका KCL का स्टेटमेंट, जहाँ पे V क्या है, EMF है, और बाकी V1 V2 V3 क्या है, इन तत्वों के सापेक्ष क्या है, विभवांतर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इस पे एक सिंपल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल न्यूमेरिकल की सहायता से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसा हमने पिछली KCL को समझने के समय जो न्यूमेरिकल जो हमने एग्जांपल लिया था, सेम वही एग्जांपल को यहाँ भी लेते हैं, जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और एक इनके साथ बैटरी लगा हुआ है। बीस वोल्ट की बैटरी और 5 ओम, ये रेजिस्टेंस भी 5 ओम है और ये 5 ओम। अगर देखिए सिंपली अगर इसको देखा जाए तो हम किस रूप में देखें, पहले तो आइए स्टेटमेंट को ही सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बाद में रख के देख लेंगे। सपोज ये V है, R1 R2 और ये है R3। पहले आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट में कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये सर्किट दिया है, अब आपसे इस सर्किट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द, जैसा KCL में पूछा था सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द करंट थ्रू R2 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपसे पूछा है, यानी R2 ये पूछ रहा है आपसे, I इन R2 में बहने वाली धारा का मान पूछ रहा है। हिंदी वाले भी लिख लेंगे इसको कि R2 में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप इसको लिख सकते हैं हिंदी वाले कि R2 में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स आइए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले KCL में क्या था, रिलेट करते चलेंगे। KCL में क्या था, सबसे पहले नोड और जंक्शन फाइंड करना, सबसे पहले जोड़ों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें भी क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ
मैसेज। मैसेज की संख्या ज्ञात करना, मेश की संख्या ज्ञात करना। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या, ताकि इसी में हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या था, अब देखिए हम मेश की इसमें संख्या ज्ञात करेंगे। तो मेश की संख्या कितनी है, ये मेश 1 हो गया और ये मेश कौन सा हो गया, 2, यानी 2 मेश हैं, 2 इंडिविजुअल मेश हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा करेंगे, डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट। धारा को विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करना। दूसरा स्टेप है विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चूँकि जब हम केसीएल को सॉल्व कर रहे थे, तो केसीएल को सॉल्व करते समय हमने पहले क्या किया था, जब हम करंट की दिशा बता रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने एक नोड से, जिस नोड पे हम अप्लाई कर रहे थे केसीएल, उस नोड से हमने क्या किया, सारे करंट की दिशा को क्या किया, आउटगोइंग ले लिया। तो आउटगोइंग लेने से फ़ायदा क्या हुआ, आउटगोइंग लेने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गया। जब कैलकुलेशन आसान हो गया तो क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, जो दिशा, करंट की दिशा देखेंगे या करंट की दिशा निर्धारित करेंगे, वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हम मेश 1 में, ये चूँकि धारा इसमें किधर से प्रवाहित होगी, जाहिर सी बात है धारा इधर से प्रवाहित होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें I1 करंट मानेंगे क्या, इधर से प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, काफ़ी कंसंट्रेट होकर देखिएगा। ये पॉइंट समझ में आया तो आपको केवीएल समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरे मेश में जो दिशा मानेंगे, तो जो दिशा पहले मेश में माने वही दिशा हम क्या करेंगे, दूसरे मेश में भी वही दिशा को मान लेंगे, कि मानेंगे कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इस मेश में धारा प्रवाहित हो रही है, इसी डायरेक्शन में मानेंगे इस मेश में धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इतना हमने मान लिया तो क्या हुआ, इसमें धारा इधर से प्रवाहित हो रही होगी, इसमें ऐसे प्रवाहित, इधर करने का मतलब क्या है, यहाँ से ऐसे निकल रही है, कुछ इस तरह प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। क्योंकि धारा जब ये यहाँ से यहाँ आएगी तो बटेगी, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कुछ यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, अप्लाई केवीएल। केवीएल को अप्लाई करिए। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी, केवीएल को सॉल्व करते समय सबसे पहले सर्किट को आप देखेंगे। दूसरी चीज़, उसमें फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ मेश कितने हैं, मेशेस की संख्या कितनी है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा कि विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करना। तो दिशा निर्धारित करते समय हम क्या करेंगे, 2 बातों का ध्यान रखेंगे। एक कि हम दिशा हमेशा अपने अनुरूप लें। इसमें देखिए कि वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो हमेशा किधर से प्रवाहित होगी, दिशा हमेशा, धारा हमेशा इधर से निकलेगी। तो हम उसी को एक दिशा मान के न्यूमेरिकल को काफ़ी आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन पार्ट को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी दिशा में ले लेंगे। और जिस दिशा में इधर करंट हमने माना है, उसी दिशा में इधर भी करंट हम क्या करेंगे, मान लेंगे। दूसरे मेश में भी, या जितने मेश होंगे सब मेश में क्या करेंगे, वही धारा मान लेंगे। अब अगर उल्टा करेंगे तो हो सकता है कि प्लस माइनस का डिफरेंस आए, यानी आपके क्वेश्चन में गलतियाँ हों।
किसकी गलतियाँ होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की, साइन कन्वेंशन की गलती होगी। और साइन कन्वेंशन की गलती होगी तो 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आइए इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन मेश 1, हिंदी में लिख लेते हैं, मेश 1 में केवीएल अप्लाई करने पर देखिए मेश 1 में केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, हमने क्या किया कि इसमें धाराओं का वोल्टेजेस का मान, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस का मान सभी तत्वों के क्रॉस, और इसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। देखिए करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से चलेंगे V, इसमें ओम्स लॉ का ही प्रयोग होगा। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, इसी का प्रयोग होगा। तो ये हो गया V, चूँकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट की दिशा हमने माना है तो क्या होगा, प्लस V। अब देखिए यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जा रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस I, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V1 इसको मान लेते हैं V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, I1 इंटू R1 हो जाएगा, राइट, I1 इंटू R1। अब आएंगे इसमें माइनस, अब ये भी क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे समझना आपका ज़रूरी है। ये समझ गए तो केसीएल आ गया, कभी गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी है। ये जो करंट की दिशा है वो इधर से प्रवाहित हो रही है, जबकि ये दिशा क्या हो रही है, इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है। इधर ये दिशा जिधर प्रवाहित हो रही है इसके ठीक विपरीत क्या हो रही है, इस मेष की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जिस मेष का इक्वेशन हम लिखेंगे हमेशा मान के चलेंगे क्या, कि उस मेष की करंट ज़्यादा है, तो इसी मेष की करंट से इसको घटाएंगे। सपोज यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये R2 है, इसमें धारा इधर से प्रवाहित हो रही है I1 और इधर से प्रवाहित हो रही है क्या, I2। तो दोनों धाराओं का क्या होगा, क्लैश होगा, दोनों धाराएं आपस में मिलेंगी। तो जो धारा बड़ी होगी, अब इसमें बहने वाली टोटल धारा कितनी है, वो क्या होगा, बड़ी वाली धारा में से छोटी वाली धारा को घटा देंगे। तो बड़ी वाला धारा हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सी बड़ी वाली धारा है और कौन सी छोटी वाली धारा है। तो ये इस तरीके से बताएंगे कि जिस मेष का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं उस मेष की करंट को हम हमेशा क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि वो उसका मान ज़्यादा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, V इज इक्वल टू, इसके सापेक्ष वोल्टेज सपोज V2 है तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा R2 इंटू I1 माइनस I2। लेकिन ये इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो, लेकिन जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। क्यों, क्योंकि इसका हम लिख रहे हैं ना, हमें इससे मतलब है। तो धारा इधर से प्रवाहित हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसका ज़्यादा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे फिर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका मेष का लिखेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 I2 माइनस I1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I2 को हम ज़्यादा मानेंगे, I1 को कम मानेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस I1 इंटू R1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। कोई और इसमें एलिमेंट है नहीं है, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये तो था केवीएल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, V माइनस I1 R1, अब माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इंटू I1। अब ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस R2 इंटू I2 इक्वल टू 0।
अब इस पूरे भाग को इस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू, अब ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो I1 R1 प्लस I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, I2 इंटू R2 इक्वल टू, हाँ इक्वल टू तो यहीं हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या है, I1 कॉमन है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस R2 माइनस I2 R2 होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब यही हम लोग देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं, अप्लाई KVL इन मेश सेकंड, अप्लाई KVL इन मेश सेकंड। देखिए हिंदी वाले लिख लेंगे कि मेश सेकंड में KVL लगाने पर, मेश सेकंड में KVL लगाएंगे, तो मेश सेकंड में KVL लगाएंगे तो देखिए क्या होगा बताइए, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ से क्यों चलेंगे, क्योंकि देखिए ये करंट यहाँ पे आएगी, इस नोड पर आएगी, तो करंट इधर से आ रही है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी। सपोज ये I करंट आ रही थी, तो I1 इधर जाएगी और I2 इधर जाएगी, तो जो इधर करंट जाएगी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसका मान लेते हैं V3, और ये प्लस माइनस V2 था ही, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। तो दूसरे केस में क्या होगा बताइए, यहाँ से चलेंगे तो प्लस माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस, इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2, तो माइनस I2 इंटू R3 माइनस, अब ये भी क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस I2 माइनस I1 इंटू R2 इक्वल टू 0। बाकी इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, इक्वल टू हम 0 कर लेंगे। यहाँ देखिए I2 माइनस I1 इंटू R2, हमने पहले ही यहाँ पे देखा था कि जब इस इक्वेशन का दूसरे मेश का इक्वेशन निकालेंगे, KVL इक्वेशन, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो माइनस I2 इंटू R3 माइनस I2 R2, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस I1 इंटू R2 इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये कॉमन है, I2 क्या है, कॉमन है, तो माइनस I2 R2 प्लस R3 होगा। देखिए अगर माइनस I2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R2 प्लस R3 बचेगा, प्लस I1 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया, इसे हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, देखिए I1 R1 प्लस R2 माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू V, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे I1 R2 पॉजिटिव है, माइनस क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस R3 इक्वल टू 0, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें I1 का मान पता चल जाएगा कितने एम्पियर में आ रहा है, फिर हमें पता चलेगा किसका, I2 का मान कितना एम्पियर आ रहा है, I1 I2 का मान पता चल जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा, देखिए
I1 और I2 का मान पता चल गया। तो देखिए R1 में कौन सी करंट प्रवाहित हो रही है I1, R3 में कौन सी करंट प्रवाहित हो रही है R3। अगर R1 क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा बताइए, I1 का जो मान होगा वही हो जाएगा। R3 क्या हो जाएगा, जो I2 का मान होगा। जब R2 का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बताइए, या तो हम कह सकते हैं I1 माइनस I2। जब I1 माइनस I2 बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब I1 माइनस I2 बोलेंगे यानी करंट की दिशा क्या होगी, ये होगी। या जब R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I1 करेंगे तो करंट की दिशा क्या होगी, ये होगी। समझिएगा इसको, जब I इंटू R2 लिखेंगे तो I1 माइनस I2 होगा, यानी करंट की दिशा क्या होगी, इधर होगी। लेकिन जब I2 माइनस I1 लिखेंगे तो करंट की दिशा ये होगी। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी इस पे एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो होगा, उस पर हम देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लेके, इन सारे रेजिस्टेंसेस का, वोल्टेज का न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इसी क्वेश्चन को KVL से सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजीली होगा, सारी चीज़ें बन रही है हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।